तो और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल एवं गति के नियम। यहाँ से हम एमसीक्यूज करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर हो जाएगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी कवर ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट है, मजेदार होने वाला है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं जैसे सीजीएल की, जेई उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल, एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इससे सवाल ना आते हो। आगे बता दूं, जैसा सीजीएल उत्पाद सिपाही की मेरी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसकी मैंने एक डेमो टेस्ट दे दी है, तो डेमो टेस्ट देख लीजिए, उसमें पूरी आपको रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगी। डेमो टेस्ट तो आपको पता नहीं चलेगा उसमें, लेकिन अब जो है पूरी रिस्पॉन्स शीट मेरी जो है आपके ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगी। पहली चीज, किसने कितना सही किया है, कितना गलत किया, कौन सा सही है कौन सा गलत है, पूरा उसमें आ जाता है। और आपके मित्र ने कितना सही किया गलत किया वो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ, और चैनल में भी। तो ग्रुप और जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आप अपडेट। पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, इसमें से किसकी इनर्शिया सबसे ज्यादा है। यहाँ पे ऑप्शन है रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो एक रबर बॉल है और एक स्टोन है जिसकी सेम साइज है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपका स्टोन है, ठीक है, और एक रबर बॉल है, दोनों की सेम साइज है। तो आपको पता ये होगा कि स्टोन की हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें इनर्शिया होता क्या है, इसको पहले समझिए, ठीक है। इनर्शिया का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है, या हम ही लोग हैं, ठीक है। यदि चल रहे हैं, मोशन में है, गति में है, तो हमारा एक क्या होगा कि एक अंदर से एक प्रॉपर्टी होती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, कि यदि हम लोग चल रहे हैं ना तो हम लोग चलना ही पसंद करेंगे। हमारी जो बॉडी है वो चलना पसंद करेगी, वो रुकना पसंद नहीं करेगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं इनर्शिया। दूसरी ओर यदि हम बैठे हुए हैं निठल्ले एकदम बिल्कुल, जो आराम से बैठे हुए हैं, मतलब स्थिर है कहीं पे, तो हमारी बॉडी ये बोलेगी कि भाई स्थिर ही रहो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। तो समझ गए बात, आराम से आप याद रख सकते हैं इसको। तो जड़त्व की प्रॉपर्टी यही होती है। जैसे कि हम जब गाड़ी देखते हैं तो गाड़ी मतलब कि चल रही है तो उसको चलने की प्रॉपर्टी होती है। इसी के कारण जैसे आप गाड़ी के ऊपर में कभी भी, आप गाड़ी के अंदर में, तो ऊपर नहीं, गाड़ी के अंदर में आप कभी खड़े रहेंगे और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो होता क्या है, हमारा जो बॉडी है वो चूंकि मतलब कि जो बस है उसके अंदर में है, और पैर जो है मतलब बस में रखा हुआ है, इसका मतलब बॉडी जो है यदि 60 किलोमीटर पर आवर से मान लीजिए वो गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, तो हम भी उसी स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि हम उस पर खड़े हैं, चल रहे हैं ना उसके साथ में। इसका मतलब हमारी बॉडी अभी मोशन में है। तो जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो वो क्या रोकना चाह रहा है गाड़ी को, लेकिन हमने कहा कि हमारी बॉडी चूंकि चल रही है, तो हमारी बॉडी ये चाहेगी कि हम रुके नहीं। इसलिए क्या करेंगे, आप जो है आगे की ओर लुढ़क जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप चलना पसंद करते हैं। तो जैसे ही ब्रेक मारी, रात से आगे आप गिर जाएंगे। तो आगे इसको हम लोग कवर भी करेंगे कौन से लॉ से ये होता है, ठीक है। समझ के बाद चलिए, इतना हमने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे हम सवाल पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। स्टोन है, रबर है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्टोन एक भारी होता है और स्टोन की जो मास होती है, ठीक है, वो ज्यादा होगी क्योंकि स्टोन आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं पास पास, ठीक है। और रबर की मास जो है वो कम होगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि मास पे जो है वो इनर्शिया डिपेंड करता है, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक लोहे की ट्रंक है, बहुत भारी है, तो जितना उसका मास ज्यादा है, तो उसका मास ज्यादा है तो आपको वो हिला नहीं पाइएगा जल्दी से, ठीक है, क्योंकि वो चाहेगा कि हम स्थिर हैं तो स्थिर ही रहना पसंद करेंगे। तो जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। इसका मतलब है स्टोन की मास ज्यादा होगी तो स्टोन की इनर्शिया ज्यादा होगी, तो ऑप्शन यहाँ पे स्टोन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, विच लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया की हम लोग बात करें, इनर्शिया की हम लोग बात करें, कौन सी लॉ है जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करके करिएगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ क्या कहा गया था, न्यूटन बाबा ने दिया था ये लॉ। क्या कहा था फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ ने न्यूटन बाबा ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी जब तक कि बाहरी कोई अनबैलेंस फोर्स उसमें काम न करे, ठीक है। बाहर से जब तक कोई फोर्स जो है अनबैलेंस फोर्स काम नहीं करेगी तब तक वो मोशन में रहना चाहेगी, और यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी। इसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं ना, इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया और इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। समझ गए बात। अब यहाँ पे एक टर्म हमने यूज किया अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है समझिए, असंतुलित बल इसको हिंदी में कहते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जैसे हम लोग बात करें, देखिए
बैलेंस फोर्स समझिए, मान लीजिए इधर से 10 न्यूटन से खींच रहे हैं आप, और इधर से भी मान लीजिए 8 न्यूटन से खींच रहे हैं, एक लड़का 8 न्यूटन से खींच रहा है और आपका दोस्त है बगल से वो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मतलब वो छोटा पैकेट है और आप बड़ा पैकेट है, ठीक है, तो वो थोड़ा कम फोर्स लगाएगा। तो 2 न्यूटन और 8 न्यूटन दोनों मिला के कितना हो गया, 10 न्यूटन, और इधर भी खींच रहा है 10 न्यूटन, तो इधर 10 और इधर जो है 10 हो गया, तो दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। तो इधर खींचेगा बंदा, इधर खींचेगा तो कुछ होगा नहीं, एक ही जगह पे स्थिर रहेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब दोनों साइड से बराबर, ठीक है। और अनबैलेंस का मतलब क्या हुआ, अनबैलेंस का मतलब हुआ मान लीजिए इधर से लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स और इधर से कुछ अलग लग रहा है, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, कुछ भी। समझ गए बात, इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स और इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली, एक बस स्टार्ट करती है, द पैसेंजर आर पुश्ड बैक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोशन। तो इसमें से कौन सा एग्जांपल है, कौन सा लॉ का ये एग्जांपल है, जब बस में आप खड़े होते हैं और जैसे ही अचानक से मतलब बस स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब बस स्टार्ट करेगी मतलब रेस्ट में थी, तो क्या होगा, आप पीछे की ओर जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे, क्यों, क्योंकि बस जो स्टार्ट कर रही है वो सामने की ओर जा रही है, तो सामने की ओर जब जा रही है तो आपका बॉडी क्या चाहेगा, आपका बॉडी चाहेगा कि चूंकि वो आपका रेस्ट में था, अब गाड़ी के अंदर थे, गाड़ी खड़ी है तो आपका रेस्ट में था, आपकी बॉडी चाहेगी कि हम रेस्ट में ही रहें, हम रेस्ट में ही रहें। तो गाड़ी आगे जा रही है तो आप रेस्ट में रहना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, पीछे ही ना जाएंगे, कि हम आगे गाड़ी जाना चाह रही है, हम बोलेंगे ना हम नहीं जाएंगे भाई, हम पीछे रहेंगे, तो उसके अगेंस्ट में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब आप पीछे की ओर गिर जाएंगे। तो वही चीज होता है, ये जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो पीछे की ओर, और जब गाड़ी चल रही होती है और ब्रेक लगता है तो आगे की ओर, क्योंकि ब्रेक लगेगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब ब्रेक लगेगा तो आप मोशन में है, तो ब्रेक लगाया मतलब रोक रहा है, तो रोक रहा है इसका मतलब आप मोशन में है, मतलब आगे बढ़ना चाहिएगा ना, कि आप रोकेंगे क्या है, गाड़ी वाला को आप मने मन मतलब बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी बोल रहा है कि आप काहे ब्रेक लगा रहे हैं, हम आगे जाएंगे, तो आप आगे की ओर गिर जाइएगा। समझ गए बात, चलिए, तो ये कौन सा लॉ है, ये लॉ है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैंने बताया था लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण होता है ये, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहती है कि यदि वो गति में है तो गति में रहना पसंद करती है, और यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में पसंद करती है रहना। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया, इसमें से कौन सा जिसमें मैक्सिमम इनर्शिया होगी। तो यहाँ पे एटम छोटी छोटी होती है, मॉलिक्यूल उससे थोड़ा बड़ा होगा, क्रिकेट बॉल 1 रुपी कॉइन कौन बड़ा होगा, क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल जब बड़ी होगी तो डेफिनेटली उसकी मैक्सिमम इनर्शिया होगी, ठीक है। चलिए, अब आप लोग कभी कोई लोग बच्चे बोल देंगे सर एकदम छोटी सी क्रिकेट बॉल है तो क्या होगी, तो इस तरह के सवाल पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए क्रिकेट बॉल है तो एक जेन्युइन क्रिकेट बॉल, जो मतलब कि धोनी जो है मतलब कि खेला जाता है वही वाला समझ लीजिए आप। अगला सवाल है, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल, फोर्स को हम लोग डबल कर रहे हैं, फोर्स क्या कर रहे हैं, डबल, मतलब F2 इक्वल टू हम लोग कर दे रहे हैं 2F। मान लीजिए कि F1 की वैल्यू है F, मतलब इनिशियल फोर्स है F और फाइनल फोर्स कितना हो गया, 2F हो गया, मतलब डबल कर रहे हैं ना लोग। उसके बाद मास को हाफ कर रहे हैं, मतलब इनिशियल मास है M मान लीजिए और फाइनल मास कितना हो गया, हाफ करें मतलब m/2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एक्सलेशन क्या होगा, मतलब पहले वाला एक्सलेशन A1 और दूसरा वाला एक्सलेशन A2, दोनों का डिवाइड, मतलब रेशियो का मतलब डिवाइड क्या होगा। तो पहले वाला रेशियो A1 निकालिएगा तो A का मतलब फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से A इक्वल टू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा, तो यहाँ F/m हो गई, F1/m1। तो F1 की वैल्यू कितनी है देखिए, तो F1 की वैल्यू हमने बोला कि इनिशियल में मान लीजिए F है, और M1 M जो है मास जो है इनिशियल M है, ठीक है। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू हो गया F/m। अब हम लोग यदि A2 निकालें, ठीक है, A2 यदि हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, A2 हम यदि निकालें तो A2 में ध्यान से देखिए, अब फोर्स के जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे 2F, क्योंकि डबल हो गई फोर्स, हमने बताया अभी डबल हो गई, और मास के जगह में M/2, ठीक है, तो मास के जगह में M/2 मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया, तो इसका मतलब F/m इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो ये हो गई A2 की वैल्यू, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, A1/A2 निकालना है, ये नहीं निकालना है, तो A1 की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखिए, तो A1 की वैल्यू F/m डिवीजन, और यहाँ पे F/m इंटू 4, यही होगा, डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो डिवीजन में क्या होता है, इंटू में बदलिएगा तो माथा ऊपर पैर ऊपर माथा नीचे, मतलब रेसिप्रोकल करते हैं उसको हम लोग, मतलब 4m है ना, ये F इंटू 4 है, तो 4F नीचे आ जाएगा, M खत्म कुटुम, ये F खत्म, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से देखिएगा, A1/A2 निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं, A1/A2, यहाँ पे सवाल देख लीजिए फिर से, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स एक्सलेशन, एक्सलेशन की रेशियो क्या होगी, ठीक है।
तो a1 बाई a2 निकाल रहे हैं, तो a1 की वैल्यू क्या थी, f बाई m थी, तो f बाई m डिवाइडेड बाई हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 4f बाई m, ठीक है, 4f बाई m। तो हमने कर दिया यहाँ पे इंटू का साइन, 4f बाई m, तो 4f नीचे आ गई, m ऊपर चली गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे m खत्म हो जाएगी, f खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे बच गई 1/4। तो a1 बाई a2 हो जाएगी 1:4, a1:a2 इक्वल टू हो जाएगी 1:4। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए बात। चलिए इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बॉल बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज, मतलब एक जो है मैन जो है वो गिर जाता है, कब, जब बस जो है क्या होती है, रनिंग बस है, ठीक है। तो उस टाइम में जो लड़का है वो सामने की ओर गिर जाता है, आदमी क्यों गिर जाता है, तो हमने बताया था ड्यू टू इनर्शिया ऑफ क्या हो जाएगा, मोशन। क्योंकि आपका बॉडी गिर क्यों जाता है, क्योंकि आपका बॉडी मोशन में रहना चाहता है ना, क्योंकि गाड़ी मोशन में थी, तो आपका बॉडी मोशन में रहना चाहता है, इसलिए तो गिर गया सामने की ओर, ठीक है। इसलिए इसको कहेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इन चीजों को क्या या ख्याल करिएगा। सो ऑप्शन यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है, द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ 0.5 किलोग्राम बॉल फ्रॉम 4 मीटर टू 4 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वर्क का निकालना है। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल बनेगा इसमें, क्यों बनेगा, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बोलोगे सर ये क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, देखिए ये चीज चिड़िया का नाम है कि वर्क और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन दिया गया है इस थ्योरम में। क्या बोला गया है, बोला गया है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा, मतलब गति के कारण, मोशन के कारण किसी चीज में यदि ऊर्जा हो, एनर्जी हो, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। उसकी फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो पता है आपको। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होती है, वर्क के बराबर होती है। ये कहा गया है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एनर्जी हो गया, इधर वर्क हो गया, इसलिए एनर्जी और वर्क के बीच का रिलेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अब ध्यान से समझिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ एम फाइनल एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी, हाफ एम, मतलब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, के ई टू स्क्वायर, के ई टू माइनस के ई वन, मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करिएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल को इनिशियल से घटाइएगा, ऐसा नहीं कि इनिशियल को फाइनल से घटा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में माइनस वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा के ई टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला होता है वर्क की, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप यदि पुट करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब यू, इनिशियल काइनेटिक मतलब मान लीजिए इनिशियल जो वेलोसिटी है वो यू है और फाइनल वेलोसिटी है वी। इसको आप यदि कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। उतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी फिर, जितना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ, और मास कितना है देख लीजिए, यहाँ पे मास कितना है 0.5 किलोग्राम है। तो हमेशा 0 किलोग्राम में रखिएगा, यूनिट ऐसा यूनिट में रखिएगा, ठीक है। और इसको रखिएगा वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, इसको किलोग्राम में बदल दीजिएगा, इसको मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस, और इनिशियल कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे हाफ इंटू 0.5 इंटू 64 माइनस 16। इसको यदि आप करेंगे, ठीक है, हाफ इंटू, तो 0.5 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 14 में 6 गया 8, ठीक है, और यहाँ पे 5 में 4 48, ठीक है। तो ये हो गई, तो ये हो जाएगा 24, और 24 को 0.5 से करिएगा तो हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 जूल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 12 जूल, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे हमने लिख दिया है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। अगला सवाल है, कार इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड करंट सडनली द ब्रेक इज अप्लाइड टू स्टॉप द कार, फाइंड द टोटल वर्क डन टू स्टॉप द कार इफ द मास ऑफ द कार इज 200 किलोग्राम। सेम प्रश्न है, मगर यहाँ पे अब थोड़ा सा बदला गया है कि कार स्टॉप कर दिया गया। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी है मेरा 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल है 0, क्योंकि कार जो है वो स्टॉप हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक। अब हमें क्या पता है, वर्क हमें पता है कि हाफ एम करेंगे, एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू 200, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अब हम लोग डायरेक्ट करने जा रहे हैं। वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 400, ठीक है। इसको करेंगे तो हाफ, ये 100 हो जाएगा, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, ये -400, 100 इंटू -400, ठीक है, 400।
तो ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गया यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए 4 जीरो होगा ना। चलिए यहाँ पे फिर से देख लेता हूँ मैं, 200, ठीक है, यहाँ पे 200, 100 हो गया, दो और हाँ 4 जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जीरो जब हो गया यहाँ पे, यहाँ से समझिएगा आगे, 3 जीरो, यहाँ पे 1 मिनट फिर मैं देख लेता हूँ, 2 जीरो और 2 जीरो, हाँ 4 जीरो, सही है। देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको किलो जूल में बदलिए, ये जूल में आएगा, वर्क डन की जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो जूल होती है, और इसको किलो जूल में बदलिएगा तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 40 किलो जूल हो जाएगा आंसर, माइनस में होगा। देखिए देखिए यहाँ पे ये माइनस इंटू हुआ है ना, माइनस, देखिए जीरो स्क्वायर माइनस 400, तो माइनस आएगा ना साइन में, तो माइनस होगा सब जगह, तो माइनस 40 किलो जूल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, dirt can be removed from a carpet by shaking it vigorously for some time in a process that is based on। देखिए डर्ट जो है गंदा चीज, गंदा मतलब कि एक बेडशीट वगैरह झाड़ते हैं ना आप लोग कभी कभी, तो झाड़ते जो है तो बेडशीट से जो डस्ट है वो निकल जाती है झाड़ने के बाद, वो कौन से लॉ से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि जो यहाँ पे आपने डस्ट को झाड़ा तो डस्ट चाहेगा कि हम रेस्ट में रहेंगे, क्योंकि डस्ट जो है पहले रेस्ट में था, आपने बेडशीट को झाड़ लिया तो डस्ट चाहेगा कि हम रेस्ट में रहें, तो इसलिए क्या करेगा वो जो है आगे की ओर मतलब कि बढ़ जाएगा, वो निकल के झड़ जाएगा, समझ गए बात। तो डस्ट वहीं गिर जाएगा और बेडशीट हिलता रहेगा, तो ये चीज होती है। अगला सवाल है, विच लॉ ऑफ मोशन इज प्राइमरली इन्वॉल्व ड्यूरिंग द गन रिकॉइल। अब रिकॉइलिंग ऑफ गन मतलब कि आप गन चला रहे हैं, गन चला रहे हैं, तो जैसे ही गन से बुलेट निकलेगी मतलब कि गोली निकलेगी, तो ये जो गन है पीछे की ओर झटका देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्यों देता है, क्योंकि ये काफी वेलोसिटी में जाती है, तो ये जैसे आगे बढ़ती है ना, तो ये क्या करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी इस गन के ऊपर, क्योंकि ये आगे बढ़ रही है तो पीछे की और फोर्स लगाएगी, ठीक है, क्योंकि काफी फोर्स से ये निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हमें पता है कि इक्वल रिएक्शन होता है। थर्ड लॉ क्या कहते हैं, थर्ड लॉ कहता है कि यदि आप एक थप्पड़ किसी को लगाएंगे तो दूसरा थप्पड़ आपको जरूर पड़ जाएगा, ठीक है, यदि गांधी जी वो नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है यही कहता है, मतलब कि यदि आप दीवार में बॉल ऐसे फेंकिए तो दीवार से वापस आ जाता है बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यदि आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये उतना ही फोर्स आपको लगाएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। किस डायरेक्शन में आएगा, ऑपोजिट। आप इधर से बॉल फेंक रहे हैं ना, इधर जा रही है, तो बॉल किधर होती है, रिटर्न आ जाती है इधर से, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ ना फोर्स की, तो फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन, इस बॉल ने इस पे लगाया तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगला सवाल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है किसका कंसेप्ट देता है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इनर्शिया देता है, आपको पता है। अगला सवाल है, ऑन विच लॉ इज प्रिंसिपल विच लॉ ऑन विच लॉ इज द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन बेस्ड, ठीक है। कौन से लॉ में रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो बेस होता है, ठीक है। तो ये होता है थर्ड लॉ, मतलब रॉकेट जो निकलती है ऐसे करके, तो नीचे में काफी जो है विस्फोट कराया जाता है, आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी विस्फोट होती है, और वो क्या करती है कि ऊपर की ओर यहाँ पे फोर्स लगाती है, तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, विच लॉ गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो इसमें से कौन सा जो है फॉर्मूला ऑफ फोर्स देता है, तो हमें पता है F इक्वल टू एम ए जो है वो सेकंड लॉ से आता है। अब पूछोगे आप कि सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्या हो गया सर, क्या क्या बता दिया, समझ में नहीं आया। देखिए संवेग का मतलब समझते हैं आप, संवेग का मतलब मोमेंटम, मास को वेलोसिटी से यदि इंटू कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं संवेग। इसकी एसआई यूनिट हमने आगे लिया है प्रश्न, ठीक है। तो इसके एसआई यूनिट हो जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि एम की किलोग्राम और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखिए मोमेंटम तो हमने समझ लिया, अब जो है न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम में चेंज होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम मान लीजिए यू है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो यू वेलोसिटी से चल रहा है जिसकी वेलोसिटी v हो गई है, तो इनिशियल मोमेंटम इसकी क्या हो जाएगी, मोमेंटम का मतलब हमने बोला कि इसका मास m है, इसका भी मास m है, सेम ऑब्जेक्ट है, तो इसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी है, u है, और इसकी कितनी है, v है, तो m भी हो जाएगी। अब चेंज इन वेलोसिटी आप यदि निकालिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, एम बी माइनस एम ई हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गई चेंज इन मोमेंटम, क्या हो गई, चेंज इन मोमेंटम, एम बी माइनस एम यू। मगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ, रेट हमने बताया था आपको कि टाइम से डिवाइड कर दीजिए, जहां पे रेट बोलेगा ना टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टाइम से डिवाइड कर दीजिए,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। ये किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। किसने कहा था? न्यूटन बाबा ने कहा था सेकंड लॉ में। ठीक है, तो यहीं पे निकल जाएगा, देखिए इसको। तो इसको करेंगे तो एम इज एफ इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू एम, और ये करिए वी माइनस यू बाई टी। यहाँ पे एम कॉमन ले लीजिए, दोनों में एम कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू एम, और वी माइनस यू बाई टी मतलब ए का फॉर्मूला होता है ये, एक्सलेशन का फॉर्मूला। तो एक्सलेशन आपको पता है संवेग मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर को मतलब कि क्या बोलते हैं? एक्सलेशन बोलते हैं। ठीक है, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और रेट यहाँ पे रेट का मतलब टाइम हो रहा है, से डिवाइड हो रहा है, तो एम ए। तो यही आप आगे करेंगे तो ये के एम ए हो जाएगा, ये के कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, वन वैल्यू इसको पुट करते हैं, तो एफ इक्वल टू हो जाता है एम ए। तो यही फॉर्मूला जो है किसने दिया था? सेकंड लॉ ने दिया था। समझ गए? यही है फोर्स की फॉर्मूला। तो यहाँ पे कई बार फोर्स की फॉर्मूला लिख देगा, कहीं पे इसमें मैग्नीट्यूड लिख देगा, तो कई सारे टर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी? ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी, देखिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो सभी बच्चे बच्चे जानते हैं न्यूटन। ठीक है, न्यूटन को ऐसे स्मॉल में नहीं लिखेंगे कभी, हमेशा लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसा यूनिट हम किसी साइंटिस्ट के नाम से लिखते हैं तो उसको कैपिटल लिखते हैं, और यदि साइंटिस्ट के नाम से नहीं है तो उसको स्मॉल में लिखते हैं। जैसे मीटर को आप स्मॉल एम लिखिए, कभी भी कैपिटल नहीं लिखे। किलोग्राम को स्मॉल केजी लिखते हैं। कई लोग बंदे क्या कहते हैं, पहला वाला लिख देता है बड़ा, छोटा वाला लिख देते हैं, दूसरा वाला छोटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड लिखेंगे तो स्मॉल एस लिखेंगे, कैपिटल नहीं। ठीक, चलिए। तो यहाँ पे सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा, ऑप्शन बी डाइन। तो वन डाइन किसके बराबर होता है? तो वो हमने सवाल आगे लिया है, 10 to the power -5। ठीक है, न्यूटन के बराबर होता है। कैसे होता है आगे हम लोग देख लेंगे। फोर्स इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू दैट, क्या हो जाता है? चेंज इन मोमेंटम बाई फोर्स बाई टाइम। चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम हो सकता है, ये वाला ऑप्शन विनर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रख दे, एक ही बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलिए या चेंज इन मोमेंटम बोलिए, बाई टाइम एक ही चीज है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल है हमारा, मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या है? तो हमने अभी बताया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा, न्यूटन, वन न्यूटन किसका बराबर होता है? तो ये वन न्यूटन, न्यूटन देखिए फोर्स की यूनिट होती है, मगर ये जो न्यूटन नाम दिया गया है फोर्स का यूनिट, वो न्यूटन बाबा के सम्मान में दिया गया है, मगर इसकी वैल्यू कुछ और होती है। वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे सर ये कैसे होते, थोड़ा बताइए। देखिए एफ इक्वल टू होता है एम ए, आप पुट करिएगा एम के जगह में यूनिट तो किलोग्राम हो जाएगा, एक्सलेशन का करेगा तो मीटर पर सेकंड। इसी को ना बोलते हैं वन न्यूटन, इसी को बोलते हैं वन न्यूटन। तो आप देख लीजिए वही चीज है यहाँ पे। हो गया आंसर, सही हो गया, समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? वन डाइन किसके बराबर होती है? तो ये होती है 10 to the power -5 न्यूटन के बराबर। कैसे होती है भाई? देखिए, वन न्यूटन तो हमने समझ लिया फोर्स के बराबर होती है, तो वन न्यूटन इक्वल तो हमने क्या देखा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मगर ये जो है डाइन वो सीजीएस यूनिट होती है। सीजीएस का मतलब समझते हैं आप? सीजीएस जब लेंथ को सेंटीमीटर में, जी मतलब कि मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। जैसे लेंथ का यूनिट यदि हम लोग सेंटीमीटर ले रहे हैं तो वो लेंथ की सीजीएस यूनिट, समझ गए। यदि हम लोग मास की सीजीएस मास की हम लोग यूनिट ग्राम ले रहे हैं तो वो एक सीजीएस यूनिट है, समझ गए। तो यहाँ पे वन न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम यदि बदलेंगे, किलोग्राम को मास अब किस में बदलना पड़ेगा? ग्राम में, क्योंकि मास की सीजीएस यूनिट ग्राम होती है। तो आप क्या लिखेंगे? आप 1000 ग्राम लिखेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। उसी तरह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, क्योंकि सेकंड जो है वो सीजीएस में भी होता है और आपका एसआई में भी होता है। तो इसको आप यदि करेंगे तो 3 जीरो और 2 जीरो, 5 जीरो होगा, तो 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वन न्यूटन के बराबर, वन न्यूटन जो है वो बराबर हो गया 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर। लेकिन ये वन न्यूटन के बराबर हो गया ना। और ये ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर को बोलते हैं डाइन, क्योंकि यही है सीजीएस यूनिट, और इसी को हम लोग बोलते हैं डाइन। ठीक है, तो वन न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा 10 to the power 5 डाइन। तो यदि पूछा जाए कि वन न्यूटन किसके बराबर होगा, तो आंसर होगा 10 to the power 5 डाइन। मगर वन डाइन पूछा है, तो डाइन करिएगा तो क्या करिएगा? इसको इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा वन डाइन इधर, मतलब ये नीचे आएगा इधर, तो ये हो जाएगा ये 1/10 to the power 5 को क्या लिख सकते हैं? ऊपर लेके जाइएगा तो 10 to the power -5, मतलब वन डाइन इक्वल टू हो जाता है 10 to the power -5 डाइन। समझ गए बात? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? गांधी जी वाला मोशन, मतलब कि एक मतलब गांधी जी नहीं, सुभाष चंद्र बोस वाला, एक थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ भी मार देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि क्या बोलते हैं इसको?
एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल भी होता है और अपोजिट भी होता है, मतलब कि जितना आप जोर से लगाएंगे वो भी बंदा उतना ही जोर से लगाएंगे, ठीक है। हालांकि जरूरी नहीं है वो बाहुबली नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन न्यूटन का लॉ के अनुसार यदि आप कोई बॉल मान लीजिए इस तरह से फेंक रहे हैं, तो जितना आप यहाँ पे लगाए फोर्स उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, समझ रहे हैं बात। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक मान लीजिए बॉडी है, दो बॉडी है, ऐसे ऐसे टुकुर टुकुर करके चल रहा था। इसकी मास m1 थी, इसकी मास m2 थी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी। धीरे 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 के बाद ये क्या हुआ कि मान लीजिए u1 जो है वो u2 से ज्यादा है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है और एक ही लाइन पे चल रही है, एक लाइन लीनियर मोशन पे चल रही है, दोनों एक लाइन पे चलेगी और इसका मोशन पीछे वाला है ज्यादा है तो टकराएगी कि नहीं टकराएगी, क्योंकि ओवरटेक करने का तो जगह है नहीं, मैंने कहा एक लाइन पे चल रही है, ओवरटेक करने की कोई जगह नहीं है। तो क्या करेगी आफ्टर सम टाइम्स इट विल कोलाइड। तो दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद मान लीजिए दोनों की जो वेलोसिटी है वो v हो जा रही है, ऐसे मान ले रहे हैं हम लोग। उसके बाद दोनों क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो इसकी हो जाएगी v1, इसकी हो जाएगी v2, ठीक है, वेलोसिटी, और इसकी मास तो वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि क्या कहता है, संबे का संरक्षण का नियम यही कहता है कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगी, ठीक है। टोटल इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, ये जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, तो इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2, ध्यान से समझिएगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मतलब ये पहला बॉडी और दूसरा बॉडी, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम को है इंटू करना। तो क्या हो जाएगा, पहला का u1 है वेलोसिटी, तो m1 u1 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो m1 इंटू u1, और इसका हो जाएगा m2 इंटू u2, ठीक है, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो दोनों को ऐड करिएगा तो पूरा सिस्टम का निकलेगा। ये किसके बराबर होगा, तो ये जो फाइनल हुआ था ना, ये m1v1 प्लस m2v2, ये सिस्टम का पूरा जो ये मोमेंटम प्लस ये मोमेंटम, तो ये जो है m1v1 प्लस m2v2, ये होती है बराबर, इसे कहते हैं अकॉर्ड मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ए एन सी हो जाएगा, ठीक है। ए में भी हमने लिखा टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन इन चेंज या कंजर्व बोल सकते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सी में क्या लिखा था, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एक ही चीज है दोनों, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर दीजिएगा यदि पसंद आए तो।